हर एक इंसान किसी अच्छे आयुर्वेदाचार्य से मिले, ये समझे कि आपके शरीर का वात पित्त कफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और आपको क्या चीजें खानी चाहिए, क्या चीजें नहीं खानी चाहिए. We cannot have the world that we have today without rebels. But the issue is today everybody is a rebel. Is that a healthy thing? Is that not a healthy thing? ये रेबेल बनने की जो प्रक्रिया है ये कहीं ना कहीं घर से ही स्टार्ट होती है. कितने बच्चे हैं अच्छे खासी डेस्टिनी लेके आते हैं, कभी वो अपना पोटेंशियल अचीव ही नहीं कर पाते क्योंकि उनको वो मोल्डिंग मिली ही नहीं. मेरे ज्योतिष गुरु जी के साथ कई बार हमने बात की है. वो कहते हैं पहले तो ये समझ लो कि शादी भी बनी है कि नहीं तुम्हारे लिए, विवाह है कि नहीं तुम्हारे लिए. मैं कैसा रहूं या मैं कैसा हूं कि लोग मुझे पसंद करें, या फिर कुछ लोग इस तरह के हो जाते हैं मुझे फर्क ही नहीं पड़ता लोग मुझे पसंद करें ना करें, बल्कि मैं चाहता हूं कि लोग मुझे ना पसंद करें. लोग अभद्र भाषा गालियों को इमोशन की तरह प्रेजेंट करने लगे. क्या जस्टिफिकेशन है, क्यों गाली देना? अगर लोगों को ये पता हो कि हर बार जब आप अपनी मुंह खोल करके कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं आप अपने बुद्ध को कमजोर कर रहे हैं. लड़कों का बहुत होता है फादर के साथ रेबेलियन करना, और ये नैरेटिव्स कहीं से आते हैं. किसी ने बोला अरे मेरा बाप ये करता है, मेरा बाप वो करता है, फिर यहाँ से कुछ वहां से कुछ. ये नैरेटिव्स हैं जो पिकअप करते हैं कि हमारे समाज में ये चल रहा है. और आपने जैसे ही ये किया आपने अपनी कुंडली के सूर्य को खराब करना शुरू कर दिया. जो ऐसा सोचते हैं कि मेन आर बैड, जो लड़कियां ऐसा सोचती हैं, लाइफ इज सो फनी दैट उनको वैसे ही दिखने लग जाते हैं, बैड वाले उनकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने लग जाते हैं. नमस्ते, द जर्नी विद इन पॉडकास्ट में आपका स्वागत है. मेरे यानी शोभा राणा के साथ मैं एक इमोशनल इंटेलिजेंस और माइंडसेट कोच हूं और साथ ही इस पॉडकास्ट की होस्ट और क्रिएटर भी हूं. द जर्नी विद इन पॉडकास्ट का एम है कि आपको आपकी बेस्ट लाइफ, आपकी ड्रीम लाइफ क्रिएट करने में मदद कर सके बाय टेकिंग द जर्नी विद इन, खुद के अंदर की तरफ लौट आना और खुद की बेहतर समझ पैदा कर कर. आज के इस एपिसोड में हम द जर्नी विद इन कर रहे हैं ये समझने के लिए कि हमारा बीइंग कैसे बनता है. जिस तरह का मैं हूँ अपने परिस्थिति में, इस वर्ल्ड में जैसे एग्जिस्ट कर रहा हूँ, वो कहाँ से बनता है, कैसे बनता है. और जब हम ये समझ पाएंगे तो हम ये भी समझ पाएंगे कि उसको बदलने की अगर ज़रूरत है, बदलाव की अगर ज़रूरत है, तो बदलाव शुरू कहाँ से होगा. इस एपिसोड में हमने फंडामेंटल लेवल पर जाकर एब्सोल्यूट क्लैरिटी के साथ क्लियर टेकअवेज देने की बात की है. आपको इस कॉन्वर्जेशन में सुनने को मिलेगा कि आप अपनी आइडेंटिटी कैसे क्रिएट करते हैं, आप अपनी आइडेंटिटी को कैसे रीशेप कर सकते हैं. आज के जो कॉमन इश्यूज़ है वो कमिटमेंट फोबिया हो सकता है, रिबेलियन हो सकता है. ये हम क्यों कर रहे हैं, कहाँ से इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. हम इस अपनी लाइफ के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स या डिफरेंट चीज़ें जो हो रही हैं उनको इंटीग्रेट करके एक होलसम आइडेंटिटी कैसे क्रिएट कर सकते हैं. इस कॉन्वर्जेशन को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपकी आज की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, जैसा मैंने कहा, बहुत ही क्लियर टेकअवेज हैं. इससे पहले कि आज के एक्सपर्ट्स से हम मिले, अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू जो इस पॉडकास्ट को बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं, प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन, क्योंकि हमें डेटा से पता चला है दैट 85% ऑफ यू हैव स्टिल नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल. सो सब्सक्रिप्शन इज़ फॉर फ्री. अवेल दैट फैसिलिटी ताकि हम भी इनकरेज हो पाएँ और आपके सामने और भी बेहतर एक्सपर्ट्स को यहाँ पर ले आ पाएँ. आज इस पॉडकास्ट के लिए हमारे साथ साई कुमार चंद्रन जी हैं जो अपने आप को लाइफ का स्टूडेंट मानते हैं. इन्होंने बहुत सारी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स अपनी लाइफ में क्रिएट की हैं. ये एक मास्टर्स इन साइकोलॉजी हैं, साथ ही कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के एलुमनाई हैं, एक मैराथन रनर हैं, एक पोएट हैं और मैं तो कहूँगी एक बहुत ही फिलोसॉफिकल समझ रखते हैं ज़िंदगी के प्रति. सो चलिए मिलते हैं साई कुमार चंद्रन जी से ऑन द जर्नी विद इन पॉडकास्ट. Please welcome Sai Kumar Chandran ji on the Journey Within podcast. नमस्ते शोभा जी, जय महाकाल, जय माँ काली. नमस्ते नमस्ते साईं जी. हमने पिछले ऑलमोस्ट 1-1.5 हफ्ते में इतना इंटरेक्ट किया है और आपके विजडम में इतने सारे टेकअवेज हैं जो कोई भी लेकर अपनी लाइफ को फुली ट्रांसफॉर्म कर सकता है. और मैं जब ट्रांसफॉर्मेशन की बात करती हूँ, इनफैक्ट जनरली जब कोई ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है तो ऐसा लगता है कि कोई एक वेग आइडिया है, जब तक हम उसे सॉलिडिफाई ना करें कुछ सर्टेन बकेट्स ऑफ एक्चुअल जेन्युइन टेकअवेज क्या हैं. तो फर्स्ट अप मैं स्टार्ट करना चाहूँगी एक जो बहुत ही कॉमन
काम है, फ्रेमवर्क है इस एपिसोड के लिए, इस पॉडकास्ट के लिए, वो है कि हम अपने खुद पर वर्किंग ऑन द बीइंग, हम जो इस मोमेंट में हैं, जिस स्थिति में है, जिस माइंडसेट में है, जिस तरह से अपनी लाइफ को देख रहे हैं, जो हमारा अपनी लाइफ को लेकर दर्शन है, फिलॉसफी है, पर्सपेक्टिव है, उस पर हमें क्या काम करने की जरूरत है कि हम उस लाइफ को डिजाइन कर पाए, उस लाइफ को क्रिएट कर पाए जो हमारे सपनों की एक दुनिया है। जो हम सोचते हैं कि मेरी लाइफ ऐसी चलनी चाहिए, मुझे ऐसा हैप्पी फील होना चाहिए, मुझे ऐसा कंटेंट फील होना चाहिए, मेरा करियर में ये होना चाहिए, वो होने के लिए हमें आज क्या होना पड़ेगा। दैट इज व्हाट आई वांट टू ब्रेक डाउन विद यू। मैंने बहुत कुछ सोचा कि इस एपिसोड में क्या डिजाइन करूं, किस टॉपिक के बारे में बात करें। मुझे लगा दैट लेट्स ले अ फाउंडेशन ऑफ सर्टेन आइडियाज जिनके बारे में बहुत बात होती है, लेकिन एक क्लियर एब्सोल्यूट क्लैरिटी के साथ उसके बारे में बात हो पाए। सबसे पहली बात तो जो आजकल मैं एक बहुत ही ज्यादा कॉमनली ऑब्जर्व कर रही हूँ, वन इशू दैट इज देयर इज कमिटमेंट फोबिया। मैं नहीं कहूंगी ये जेंजी का प्रॉब्लम है, मैं नहीं कहूंगी यूथ का प्रॉब्लम है, बिकॉज आई नो पीपल वेल इन देयर 50s, वेल इन देयर 60s, उनको भी कमिट करने को लेकर इशू है। तो हाउ डू यू सी कमिटमेंट एज अ कैरेक्टर ट्रेट and what can we learn here? First of all, why the phobia is there? Very interesting question. तो जब आपने ट्रांसफॉर्मेशन या परिवर्तन का किस्सा उठाया और उसमें अब ये कमिटमेंट वाली बात, हम आज जिस दौर से गुजर रहे हैं, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, जिस तरह के लोग हमारे आसपास हैं, और अगर मैं चाहे अपने कॉर्पोरेट्स का टाइम देखूं या अब मैं जब पूरी तरह से कोचिंग में हूं और स्पिरिचुअल काउंसलिंग वगैरह भी करता हूं लोगों की, बार बार ये देखता हूं कि लोग चाहते बहुत कुछ है, इच्छाएं, आशाएं, अभिलाषाएं बहुत है, महत्वाकांक्षाएं भरी पड़ी हैं, पर क्या नंबर 1 उनमें ये विवेक है समझने के लिए कि करना क्या है जिससे ये होगा। सो आई थिंक द फर्स्ट टर्निंग पॉइंट इज दैट विजडम इटसेल्फ, दैट दे वांट अ लॉट, चाहिए बहुत कुछ, लेकिन क्या वो विवेक है समझने के लिए कि जो वो चाहते हैं वो वास्तव में हो सकता है, नहीं हो सकता, या किस तरीके से हो सकता है। दैट अप्रोच टू लाइफ, राइट? सो द फर्स्ट वर्ड लेट्स इंट्रोड्यूस फॉर एवरीवन इज विवेक, एंड if we call it loosely transliterated is wisdom of life. अब अगर हम देखें कि चलिए आपके अंदर विवेक है, आपको किसी ने समझा दिया, आपने कैसे करना है, क्या नहीं है, क्या आपकी लाइफ में वो प्यूरिटी है, शुद्धता जिसको हम कहते हैं, कि आप उस परिवर्तन को अकोमोडेट कर सकें, क्या आप उस परिवर्तन की तरफ बढ़ सकें। सो वो प्यूरिटी का ना होना, और प्यूरिटी क्यों नहीं है? क्योंकि क्लटर है हमारी लाइफ में, 25 चीजों के पीछे हमें भागना है, ट्रेंड्स हैं, काम है, डिजायर्स हैं, हर चीज के पीछे आप एक वक्त पे फोकस करना चाहते हो, तो ये दोनों ही चीजें नहीं होने वाली। तो मेरा बड़ा सिंपल रिक्वेस्ट है किसी भी इंसान को जो अपने जीवन को बदलना चाहता है, पहला तो पूरे विवेक के साथ ये सोचें कि वो क्या बदलाव है, क्यों मैं चाहता हूं, क्या उसकी दिशा है, क्या उसमें से मैं पाना चाहता हूं अपने लिए, और क्या वो चीज जो मैं पाना चाहता हूं वो वास्तव में हो सकती है कि नहीं हो सकती है। इसका एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूं। आजकल हर दूसरा इंसान इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है। सवाल ये उठता है कि इन्फ्लुएंसर बनने से पहले क्या मैं अपने सब्जेक्ट मैटर में उतनी डीप में हूं, क्या मैंने अपने पकड़ बनाई है अपने विषय पर इतनी गहरी कि वो विषय मेरे अंदर सम्मिलित हो गया है। आपने 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने किसी चीज को पढ़ा और आप अब इन्फ्लुएंसर बनने जा रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे जो एक्चुअल ऑथेंटिक गुरुज हैं, उन्होंने 20, 25, 30 साल, 40 साल लगा दिए हैं एक विषय पर, कहीं बिना किसी और डिस्ट्रैक्शन के, तब जाके आप उस लेवल पे पहुंचे हो। तो ये तो है विवेक की बात। और दूसरा जो मैंने क्लटर की बात कही, तो आपको 5 चीजें और फोकस करनी है। आपको अपने जॉब पे भी फोकस करना है, फिर आपको साइड हसल भी करना है, फिर आपको अपने फैमिली को भी संभालने की कोशिश करनी है, फिर आपको वो हॉबीज भी हैं। अच्छा, उसके बीच में आप सोशल मीडिया पे भी टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो कहाँ आप उस चीज पे फोकस कर पाओगे? सो टू आंसर योर क्वेश्चन, इफ समबडी रियली वांट्स ट्रांसफॉर्मेशन इन लाइफ, द स्टार्टिंग पॉइंट इज टू रियली हैव द विजडम to understand if that is what the change that they want to make, and 2, to really have the purity and clarity of approach to go deep within something. विवेक से ये सोचें, ये समझें कि क्या मुझे ये सही में करना है, और दूसरी चीज शुद्धता लाएं अपने अंदर और उस विषय में इतना गहरा जाएं कि वो विषय ही आपको सक्सेसफुल बना दे।
और वो ट्रांसफॉर्म कर दे। आपने कहा विजडम या विवेक होना जरूरी है अगर आप कमिटमेंट हाँ। से शो अप करना चाहते हैं अपनी लाइफ के लिए, जी। अगर आप वो वर्ल्ड क्रिएट करना चाहते हैं खुद के लिए, वो लाइफ जी। डिजाइन करना चाहते हैं जो जी। आप जीना चाहते हैं। जी, लेकिन विजडम इज कल्टिवेटेड थ्रू एक्सपीरियंसेस। बिल्कुल। व्हेन यू हैव नॉट गॉन थ्रू इनफ एक्सपीरियंसेस, जी। अगर आज कोई मानी 18 साल का, 20 साल का, 25 साल का व्यक्ति ये पॉडकास्ट सुन रहा है या जी। देख रहा है, जी, तो वो लाइफ में उतने चर्निंग के थ्रू नहीं गए हैं, उतने एक्सपीरियंसेस के थ्रू नहीं गए हैं बिल्कुल सही। कि वो विवेक आ पाए। बिल्कुल सही। अगर आज आप और मैं विवेक से बात कर रहे हैं तो अ लॉट ऑफ इट इज आल्सो बिकॉज़ वी हैव हैड सर्टेन एक्सपीरियंसेस इन आवर लाइफ। व्हाट डू यू हैव टू से टू दैट पर्सन? बहुत ही सुंदर प्रश्न है, और यहाँ पे आती है बात कि क्या आपके पास एक अच्छा मार्गदर्शक, एक अच्छा आचार्य, एक कोई गुरु, कोई कोच या कोई आपके आसपास का सगा संबंधी जो आपको समझा पाए। तो विवेक जरूरी नहीं है कि हमारी बुद्धि की ही उत्पत्ति हो। अगर आपके अंदर एक अच्छा श्रोता होने की, एक अच्छा विद्यार्थी होने का गुण है, तो भी आपके अंदर वो विवेक आ जाएगा। क्योंकि क्या होता है ना कि आप, कुछ बच्चे होते हैं नेचुरली उनके अंदर वो क्वालिटीज और इंटेलिजेंस होता है, बट मैक्सिमम हम लोगों को, सबको वो गाइडेंस की जरूरत होती है और वो यहीं से आएगा। तो मैं 3 शब्द, मेरे से जो भी जुड़ता है मैं उनको 3 शब्द हमेशा कहता हूं: गुरु, ग्रंथ और ज्ञान। 3 G's टू रिमेंबर। तो गुरु का मतलब टीचर, आचार्य, कोच, आप कैसे भी ले लें, मेंटोर ले लें। या तो आप गुरु के पास जाएं, या तो आप ग्रंथ, जो हमारे टेक्स्ट्स हैं, वेद और इतने सारे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ तो नहीं बोलूँगा, बट कुछ बहुत ही सिंपल उपनिषद हैं, योग जैसी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों का आप सहारा ले सकते हैं, समझ सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। और आपने एक वर्ड यूज़ किया, दर्शन, जीवन दर्शन। तो कहीं ना कहीं ये जीवन दर्शन वहाँ से आपको मिल सकता है। तीसरी चीज़ मैंने आपको कही, ज्ञान। और ज्ञान क्या है? यहाँ पे जो अपने जीवन में कुछ भी करना चाहता है, सबसे पहले तो जो बेसिक विद्या है, द सब्जेक्ट मैटर, दैट इटसेल्फ नीड्स टू बी डू। आप इंजीनियर हैं, बहुत ही उत्तम इंजीनियर बने। आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, उसमें डीप में जाओ। आप आयुर्वेद पढ़ रहे हो, उसमें डीप में जाओ। आपने मीडिया स्टडीज करनी है, आप जर्नलिज्म पढ़ रहे हो, उसमें डीप में जाओ। इतनी डीप में जाओ, ये समझो कि उस फील्ड के टॉप 50, 100 जो थिंकर्स रहे हैं, जिन्होंने अच्छा लिखा है, अच्छा काम किया है, वो क्या कहते हैं उस विषय के बारे में। आ गया आपके पास विवेक। और यहां पर वो 3 G, गुरु, ग्रंथ, ज्ञान, ये तीनों चीजों से आपको वो विवेक मिलेगा। साईं जी, आपने एक फ्रेमवर्क दिया है कि इस फ्रेमवर्क के हिसाब से हम अपनी लाइफ को थोड़ा अगर उसमें डालने की कोशिश करें, जो आपने तीनों चीजें बताई, जिसमें गुरु, ग्रंथ और ज्ञान आपने बात की, अगर हम वहां पे एफर्ट डालने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं हमें थोड़े से सॉल्यूशंस वहां पे इमर्ज होने शुरू हो जाएंगे। नाउ द प्रॉब्लम इज कि हम इन चीजों में, एक तो मैं नहीं कहूँगी एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, बट शायद कहीं ना कहीं डायरेक्शन हमारे पास नहीं है। और जब हम सही जगहों पर अपनी एनर्जी नहीं डाल रहे हैं तो हम अपनी एनर्जी एक्चुअली कहाँ डाल रहे हैं? आई वांट टू आल्सो अंडरस्टैंड द प्ले ऑफ एनर्जी इन लाइफ। की एनर्जी हमारे पास जो है वो किस तरह से प्ले आउट करती है लाइफ में, कौन सी चीज़ों पे हमें अपनी एनर्जी कंजर्व करनी है, कौन सी चीज़ों पे हमें अपनी एनर्जी डालनी है। क्योंकि आजकल जो एक बहुत बड़ा कॉन्वर्सेशन है, जिस वजह से आई सी अ लॉट ऑफ रिजल्ट्स आर नॉट गेटिंग प्रोड्यूस्ड इन रिलेशनशिप्स। रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, रिलेशनशिप्स फेल हो रहे हैं, एट वर्क प्लेसेस रिजल्ट्स नहीं आ रहे, यू नो वहाँ पे चीज़ें फेलियर पे जा रही हैं, क्योंकि हमारी एनर्जी जो जा रही है वो सही डायरेक्शन से नहीं जा रही है, सही अप्रोच से नहीं जा रही है। हम एनर्जी डाल रहे हैं, लाइक if a person is getting into, let's say, 5 relationships, if a person is getting into a job that is 16 hours a day, 14 hours a day, तो इसका मतलब एफर्ट तो जा रहा है, बट कहीं ना कहीं वो एनर्जी वर्सेस आउटपुट में एक गैप है। व्हाई इज दैट सो, और कैसे सॉल्व होगा वो? तो जब आपने मेरे से पहला प्रश्न पूछा था ट्रांसफॉर्मेशन का, कि परिवर्तन, और उसमें आपने कहा था कि भाई कमिट क्यों नहीं कर रहे, तो मैंने आपको 2 शब्द दिए थे। मैंने कहा था विवेक और शुद्धि। ये दोनों चीजें ना होने की वजह से हम कमिट नहीं कर पाते। तो यहाँ पे अब बात आती है वो दूसरी वर्ड की। तो हमने विवेक के बारे में कहा कि गुरु, ग्रंथ, ज्ञान यहाँ से आपको मिल सकता है, लेकिन प्योरिटी, शुद्धि, ये क्या चीज़ है? तो हमारी एनर्जी कहाँ वेस्ट हो रही है? आपने कहा कि वो 5 रिलेशनशिप है, या आपने बहुत ही मेहनत करके एक नौकरी पाई, लेकिन जैसे आपने वो नौकरी करनी शुरू करी, यहाँ ये सही नहीं है, वहाँ वो सही नहीं है, ऐसा है वैसा है। आपके माँ बाप आपको कुछ कह रहे हैं, आपको वो चीज़ पसंद नहीं आ रही। आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ हो रहा है, आपको वो समझ में नहीं आ रहा। आप किसी हॉबी को चूज कर रहे हो और चाह रहे हो कि इंस्टेंटेनियसली आप उसके अंदर सक्सेस पालें। या आपको आयुर्वेद,
आपको फोकस ही नहीं है कि मैं कितने टाइम आयुर्वेद का सहारा लूं ताकि मेरी बॉडी रीसेट हो, है ना। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आज के लाइफ में हम कर रहे हैं। दिक्कत यहाँ पे ये है, परेशानी यहाँ पे ये है कि हमारे अंदर वो शुद्धता, वो शुद्धि ही नहीं है। और ये शुद्धि वर्ड को मैं ब्रेक करूंगा, 4 जगहों पे हमारे को ये शुद्धि चाहिए होती है। तो ऊर्जा हमारी तब ठीक होती है जब सबसे पहले हमारी शारीरिक शुद्धि हो, physically fit. And this is something that we've been hearing from multiple places, that if your body is fit, your mind will be fit, your actions will be fit, and your life will be fit, right? So the starting point is that body itself. Cliched सी बात है but बड़ा simple है. Number 1, health. यहाँ पे आपका strength, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी वाइटैलिटी, ये सभी चीजें आपकी एनर्जी को फीड करती हैं। आप क्या खाते हो, अपने शरीर में क्या डालते हो, क्या आप एक रूटीन से चलते हो, अनुशासन है कि नहीं आपका, सूर्योदय के साथ उठना। और कई बार हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्योदय से पहले उठो, कम से कम 40 मिनट पहले। क्यों? क्योंकि वो सोलर साइकिल आपकी बॉडी फॉलो करती है। हाँ ठीक है, कुछ लोग कहेंगे कि भाई मैं कॉल सेंटर में जॉब कर रहा हूँ या कहाँ मैं नहीं कर पाता, ठीक है, बट आप वीकेंड्स पे कर सकते हो। लेकिन हर एक बंदा तो वो शिफ्ट वाले सिस्टम में नहीं है। अब आप आकर के शाम को कहो, जैसे बहुत कॉमनली मैंने सुना है कि टू अनवाइंड एंड रिलैक्स, हाँ, नेटफ्लिक्स or Amazon Prime. So I have nothing against Amazon Prime and Netflix. They produce wonderful content. But the point is, if to unwind you're doing that, you're working up your mind again. So physically, you're going to really not be able to go to the gym or do a run or do yoga or some of those things. तो सबसे पहली चीज मैं कहूँगा, शारीरिक शुद्धि चाहिए, तब जाके आपकी ऊर्जा का प्रवाह सही होगा। अब मैं प्राणा और उन सब कॉन्सेप्ट्स में नहीं जा रहा, क्योंकि आप भी योग की शिक्षक हैं, आपको ये पता है बहुत डीप में कि प्राण शक्ति और उस पर संचारण और उन सब चीजों का क्या है। तो किसी और पॉइंट पे बात करेंगे। हमने एक्चुअली ऑलरेडी 2-3 पॉडकास्ट प्राण और उसकी शुद्धि और ऊर्जा संचालन पे किए हुए हैं, तो वी हैव ऑलरेडी हैड दिस डिस्कशन इन डेप्थ। Beautiful. In fact, I'll link those episodes in the description. Absolutely, you must. And I have seen some of those episodes, some wonderful wisdom your speakers have given, and you yourself done so much of work in this area. तो हम इसको वहीं छोड़ते हैं कि शारीरिक शुद्धि। और उसमें वो 3 चीजें जो मैंने कहा, सबसे पहले अपनी शरीर को स्वस्थ बनाएं, and that requires exercise and all these things. Khana, food, very important, what you put. And the third thing, the discipline that you need. ये खाने के मामले में मैं एक बहुत छोटी सी चीज़ कहूँगा। मैं तो एडवाइस करूँगा कि हर एक इंसान किसी अच्छे आयुर्वेदाचार्य से मिले, ये समझे कि आपके शरीर का वात पित्त कफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और आपको क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए। आप देखेंगे एक अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन आप देखेंगे अपनी एनर्जी में, अगर आप सिर्फ एक ये चीज़ आयुर्वेद से अपना ले तो। दूसरी चीज, आपकी मानसिक शुद्धि। यहां पर सबसे पहले तो आपके वैल्यू सिस्टम्स, कि आपके खुद का दर्शन, जैसे आपने कहा आपके जीवन के बारे में क्या है, क्या आपके मूल्य हैं जिनसे आप इस जीवन को देखते हैं। एंड आई डिवाइड देम इनटू 2, विच इज द अचीवमेंट फोकस, कि आप करना क्या चाहते हो अपने जीवन के साथ, और दूसरी चीज आपकी ह्यूमनिस्टिक क्वालिटीज, आप दूसरों के प्रति किस प्रकार की भावनाएं रखते हैं। तो अगर आप कर्म के प्रति और दूसरों के प्रति सही मूल्यों से जीते हैं, यही से आपकी सोच विचार और ये जो भी आपका स्वभाव है वो सब ठीक होता, आपकी वाणी ठीक होती है। कितने अच्छे लोग हमने देखे हैं जो बात ही नहीं कर पाते स्पष्टता के साथ, जो सद्भाव के साथ बात नहीं कर पाते, जो सही शब्दों के साथ बात नहीं कर पाते, और वो बहुत निपुण होने के बाद भी कुछ नहीं कर पाते जीवन में, क्योंकि सद्भाव ही नहीं है, कोई सपोर्ट ही नहीं करता उनको लाइफ में। तो ये सारी चीजें, तो मानसिक शुद्धि। एंड देन आपका भी सब्जेक्ट इमोशनल इंटेलिजेंस, वहां पे वो आ जाता है कि आप अपनी भावनाओं को कैसे संभालते हैं, आप किस प्रकार से, जब आप विचलित हैं, जब आप परेशान हैं, या आपके जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको नहीं समझ आ रहा कैसे करना है, उस वक्त आप किस तरह से अपने आप को संभालते हैं, इन सब चीज़ों का। तो ये होगी आपकी मानसिक शुद्धि। तो ये सीखना, इसके लिए आपको कभी साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लग सकती है, कभी वापस किसी आचार्य गुरु, लेकिन एक बहुत आवश्यक चीज़ मैं कहूँगा, अपने उपनिषद पढ़ें, योग शास्त्र पढ़ें। हमारे योग में यम नियम इन सब चीज़ों की बात कही गई है। यम शुरू ही होता है अहिंसा से। समझे कि
क्या अहिंसा है, क्या सत्य है, क्यों अस्तेय, क्यों ब्रह्मचर्य है. एंड ब्रह्मचर्य हियर इज नॉट जस्ट सेलिबसी विद रिस्पेक्ट टू सेक्स. ब्रह्मचर्य इतना गहरा शब्द है कि अगर हम अगले 2 हफ्ते भी बात करें तो उस ब्रह्मचर्य के कॉन्सेप्ट को हम पूरा अनवाइंड नहीं कर पाएंगे. तो अध्ययन करें लोग इस पे. ये है मानसिक शुद्धि. अब यहां से आती है हमारी कर्म शुद्धि, जहां पे फिर हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है. आपको करना कुछ है, आप कर कुछ और रहे हैं. आपने 25 ऑडियो बुक ले रखे हैं, आप वो नहीं सुनेंगे, आप रील स्क्रॉल कर रहे हैं. कोई बुरा नहीं है, आप और मैं भी इंस्टाग्राम पे हैं, बहुत अच्छी कंटेंट भी आता है, लेकिन आप कितना देखोगे. आपने 2 चीजें देखी, आप उसको इंटरनलाइज करो, कुछ करो. आप कुछ ऑडियो बुक सुनो, कुछ लिखो. हमारे इतने सारे धर्म हैं जीवन के, और विशेष धर्म क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं द रिलेशनशिप्स दैट यू हैव इन लाइफ. आप किसी के पुत्र हैं, आप किसी के पुत्री हैं, या आप किसी के स्पाउस हैं, कहीं पे मैनेजर हैं. इन सभी चीजों का एक धर्म बनता है. आपको करना क्या है. आप जब वो ही नहीं समझोगे तो क्या आप करेंगे. अभी मैं 2 दिन पहले किसी से बात कर रहा था, वो कहता है मेरी मैनेजर मुझे सिर्फ नेगेटिव कमेंट्स देती है. क्या रिश्ता बनेगा, और उस रिश्ते में क्या खराब हो रहा है, उस ऑर्गेनाइजेशन की फ्यूचर खराब हो रही है. लोग सोचते नहीं है. तो कर्म की शुद्धि बहुत जरूरी है. हम जिस रिश्ते में हैं, जिस परिस्थिति में हैं, जिस संदर्भ में हैं, जिस संस्था में हैं, उसके लिए अच्छा करना. अगर आप वो कर्म नहीं करोगे तो आपकी ऊर्जा वापस खराब होने वाली है, क्योंकि कोई आप पे टीका टिप्पणी करेगा, फिर आप वो करोगे. यू नो, लाइक न्यूटन सेज एवरी एक्शन इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. यू पुट बैड आउट देयर, बैड इज गोइंग टू कम बैक टू यू, एंड दैट एनर्जी इज गोइंग टू गेट वेस्टेड अगेन. तो तीसरी जगह यहां वेस्ट होती है. तो ये 3 तो मैं कहूंगा जीवन का एक फाउंडेशन है. शारीरिक शुद्धि, मानसिक शुद्धि और कार्य शुद्धि. अगर आप ये 3 चीजें करते हैं तो आपकी ऊर्जा संगठित होती है, संग्रहित होती है. आप एक रूप होते हैं अपने जीवन से. तो आज वो क्या बोलते हैं ना, मिड लाइफ क्राइसिस इज स्ट्राइकिंग मच अर्लियर देन मिड लाइफ, एंड वी हैव हर्ड दिस सो मच. तो ऐसी चीजें क्यों हो रही है. मिड लाइफ क्राइसिस है, डिसइल्यूजनमेंट है, और पता नहीं क्या क्या वर्ड्स. एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, वो तो एक अलग ही. I wonder a 17-year-old or 15-year-old talking about existential crisis, how much have you really existed for, and how much experience have you garnered in that? जी. Not belittling anybody's experiences. Not at all. किसी 14-15 साल के व्यक्ति के, बच्चे के बहुत खराब एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं, और बहुत अच्छे और विजडम और एनलाइटनिंग एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं. बिल्कुल है. करोड़ों के पैकेज लेने वाले लोग कहते हैं, आपने मैंने सुना होगा, आई एम डिसएंगेज्ड, आई एम अनहैप्पी. अरे भाई, आप नौकरी करने जा रहे हैं, वहां नौकरी कीजिए, जो आपको वहां से पारितोषिक मिल रहा है वो लीजिए और जाइए. आपने अपने सारे इच्छाएं उस संस्था पे मंड दी हैं. आपको वहां से तनख्वाह भी चाहिए, आपको वहां से प्रेरणा भी चाहिए, आपको वहां से सम्मान भी चाहिए, आपको वहां पे उन्नति भी चाहिए. आप कितना चाहेंगे एक संस्था से. और यही चीज हम रिलेशनशिप्स में कर रहे हैं. सो it's all becoming completely muddled. We have simply no boundaries. तो हमने क्या कहा कि शारीरिक शुद्धि, मानसिक शुद्धि और कार्मिक शुद्धि, ये 3 चीजें होनी चाहिए. लेकिन इनका मूलाधार क्या है. यहां पे आती है आध्यात्मिक शुद्धि, the spiritual purity. And I am not talking about the wusha spirituality which people make it out to be, कि meditation करो, चक्र साधना करो. I am pro all of that. The true essence of Adhyatmik Shuddhi is, as Bhagavad Gita would say, as so many of our other scriptures and great spiritual teachers would say, कि आप ये समझें कि वास्तव में कर्म योग क्या है, ये समझें ज्ञान योग क्या है, the essence of being who you are and what that definition means, और आप ये समझें कि भक्ति योग क्या है. यहां से, so when somebody understands what is truly कर्म योग, then you will not have these confusions. और विशेष कर्म क्या है आपके, वो आप समझते हैं. या आप समझते हैं कि ज्ञान, या जैसे सांख्य बताता है कि हमें क्यों दुख है, या हमारी क्या वो मूल प्रकृति है जिसके वजह से हमारा अहंकार आता है, या बुद्धि का आप सही प्रयोग नहीं करते, या आपकी चित्त वृत्ति होती है, या जैसे योग कहता है चित्त वृत्ति निरोग, उसका क्या निरोध है, वो क्यों निरोध करना पड़ रहा है, क्यों चित्त वृत्ति हुई. ये सब आप समझते हैं ज्ञान योग से. और आप भक्ति योग से समझते हैं कि कैसे, जिसको
वेस्टर्न वर्ल्ड में कहते हैं मेटाफिजिकल वर्ल्ड, हाउ टू डिराइव पावर फ्रॉम देयर। तो वो क्या था वो सीक्रेट मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन, आपको रॉन्डा बर्न। और वो बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप समझें तो आप मैनिफेस्ट तो तब कर पाएंगे जब आप मैनिफेस्टेशन को समझेंगे, और मैनिफेस्टेशन को आप तब समझेंगे जब आप भाग्य को, कर्म को, संचित कर्म को, प्रारब्ध को, आगामी कर्म को, इन सब चीजों को समझेंगे। और ये कब आप समझ पाएंगे? जब आप हमारे शास्त्रों में जाएंगे। जैसे मैं तो हमेशा कहता हूं कि थोड़ा बहुत उपनिषद का ज्ञान, भगवत गीता पढ़ें, थोड़ा सा ज्योतिष पढ़ें, थोड़ा सा अंकशास्त्र पढ़ें, थोड़ा सा आयुर्वेद समझें। ये सभी पराविद्या हैं। ये ज्योतिष, अंकशास्त्र, वास्तुशास्त्र, आयुर्वेद, ये सब पराविद्या हैं। परा का मतलब ये इज लाइक फ्रॉम बियॉन्ड, इट्स डिवाइन विजडम। All of these will give you deep understanding of who you are and connect you to intense jnana yoga. And karma yoga will become clear. And once you understand the metaphysical world and understand the definition of Ishvara, Devi kaun hai, Shiv tattva kya hai. So this is where the adhyatmic shuddhi comes in. And there is nothing religious with this. This is deeply understanding how to access that power from beyond. शिव तत्व क्या है और शिव तत्व को मैं कैसे महसूस कर सकती हूँ अपनी लाइफ में, ताकि मुझे बिलीव हो कि ये शिव तत्व सिर्फ एक बुकिश टर्मिनोलॉजी नहीं है। ये सिर्फ एक वहाँ से नहीं आ रहा है कि हमें बड़ों का सुनना चाहिए, हमें स्क्रिप्चर्स का सुनना चाहिए, हमें आदर करना चाहिए। इट इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम अ मॉरल ग्राउंड ऑफ रिस्पेक्ट, इट इज़ कमिंग फ्रॉम एन एब्सोल्यूट क्लैरिटी अबाउट माई लाइफ टुडे, एंड इट मेक्स सेंस to integrate that into my life today. I'm speaking as a brutally, honest, host who wants to kind of give to their audiences, right? Absolutely. आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, लोगों को अगर किसी भी सब्जेक्ट को समझना है, आपको शिव तत्व को समझना है, आपको भगवत गीता के सार को समझना है, आपको योग के सार को समझना है, तो बहुत आसान है आज ढूंढ कर किसी अच्छे गुरु आचार्य को मिल जाना। तो वो 3 G's जो मैंने स्टार्ट किया था, गुरु, ग्रंथ, ज्ञान, तो कहीं ना कहीं बिकॉज आपको सोशल मीडिया ने इतना अपॉर्चुनिटी दे दी है, इतना एक्सपोजर दे दिया है, आपको कोई ना कोई जेन्युइन टीचर मिल ही जाएगा। सो एक ये सिंपल चीज, थोड़ी मेहनत हमें सिर्फ ये करनी पड़ेगी कि आपको ये समझना पड़ेगा कि ये इंसान जो कह रहा है ये वास्तव में डीप नॉलेज है कि नहीं है। थोड़ा सा आज के ज़माने में सिर्फ चीटिंग से बच जाए। मैं बहुत ध्यान से वो शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग आज प्रिटेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो एक जेन्युइन टीचर ढूंढे, और जेन्युइन टीचर ढूंढ करके कोई भी एक चीज़ पकड़े। एक हमने, याद है आपको, उस दिन एक वर्ड हम डिस्कस कर रहे थे, फोमो। लोगों को बड़ा फोमो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मैंने फोमो को एक दूसरा रूप दिया है। मैं फोमो के लिए कहता हूं आप फोमो करें, लेकिन कैसा फोमो करें? फिक्स 1 मेथड फॉर 1000 डेज। कोई भी एक चीज ले लें और आप उसको 1000 दिन के लिए नियमित करें, आप देखेंगे रिजल्ट आएगा, गारंटीड रिजल्ट आएगा। और आपने मुझसे पूछा कि शिव तत्व क्या है, मैं बहुत सारी चीजों में नहीं जाऊंगा। मेरे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज शिव तत्व की है, वो दृढ़ता उनमें, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं, शिव तो हर जगह हैं, हर चीज में है, और उनके कितने ही गुण हैं हम अगर आप व्याख्या करें, लेकिन मैं एक ही गुण लूंगा, दृढ़ता। अगर आप दृढ़ होना चाहते हैं तो बहुत सारे उपाय हैं। एक उपाय वापस मैं लेता हूं, योग। सिर्फ आप अष्टांग योग के एसेंस को समझें और 1000 दिन के लिए अष्टांग योग के एसेंस को प्रैक्टिस करें। यम में 5 अंग हैं, लेकिन यम के 5 अंग को आप छोड़ें, अहिंसा को समझ लें, सिर्फ एक चीज, ठीक है। नियम, बहुत सारे अंग हैं उसमें, लेकिन उसमें से सिर्फ आप तपस को ले लें, जो उसका तीसरा अंग है ना। तो यम का आप अहिंसा ले लें, आप नियम का तपस ले लें। आप बहुत सारे आसन ना करें, आप सिर्फ सूर्य नमस्कार ले लें, ठीक है। आप प्राणायाम, बहुत सारे प्राणायाम मत ले लीजिए, आप सिर्फ अनुलोम विलोम प्राणायाम ले लीजिए, बस यहीं रुक जाइए। ये 4 स्टेप। आप अभी 8 स्टेप में से 4 स्टेप पे रुक गए हैं, बस। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, बस यहीं पे। और इसको आप करिए 1000 दिन के लिए नियमित,
और आप देखें कि आपका जीवन कैसे बदलता है। और जब मैंने कहा करें नियमित, उसमें थोड़ा सा अध्ययन आता है। जैसे हमारे शास्त्रों में क्या कहा है कि किसी भी चीज की मास्टरी जिसको हम कहते हैं वो कब आता है? अध्ययन, कि थोड़ा आप पढ़ें उसके बारे में। मनन, कि आपने क्या पढ़ा है उसको अपने माइंड में घुमाएं, चर्न करें, लिखें उसके बारे में। चिंतन, इसका उपयोग मैं कैसे कर सकता हूं, चिंतन करें, एंड मेक नोट्स फॉर योरसेल्फ। टुमारो आई एम गोइंग टू डू दीज 5 थिंग्स ऑफ तपस, और आई एम गोइंग टू डू दीज 10 थिंग्स which will constitute living the sun's energy in my life। क्योंकि आप सूर्य नमस्कार कर रहे हो, सूर्य से ऊर्जा ले रहे हो, कैसे मैं उस ऊर्जा को ले लूंगा, उसको जिए। ठीक है, आपने प्राणायाम किया, अनुलोम विलोम क्या है? इट इज बैलेंसिंग बोथ साइड्स ऑफ योर बॉडी। मैं कैसे बैलेंस्ड रहूंगा, लॉजिकल बैलेंस भी, और ये तो मैं क्यों बता रहा हूं, ये मनन चिंतन में आप सिर्फ किसी चीज को प्रक्रिया में नहीं छोड़ देते। इट बिकम्स अ होलिस्टिक थिंग। सो द प्राणायाम इज नॉट जस्ट अ प्राणायाम, द प्राणायाम इज मच मोर। द प्राणायाम इज सर्कुलेटिंग लाइफ फोर्स ऑल्सो, द प्राणायाम इज बैलेंसिंग लॉजिकल एंड इमोशनल माइंड ऑल्सो, द प्राणायाम इज बीइंग right now and also being creative, it is balancing both sides of your brain, all of these। तो यहां ये मनन चिंतन आती है। तो शिव तत्व बहुत सिंपल लिया हमने, योग के 8 स्टेप में से 4 स्टेप, और उन 4 स्टेप्स में से भी मैं बहुत ही सिंपली कह रहा हूं, सिर्फ आप अहिंसा को समझ के अपने जीवन में उतारें, तपस को समझ के जीवन में उतारें, सूर्य नमस्कार को परफेक्ट करें मंत्रों के साथ, जो आपको एक अच्छा गुरु आचार्य दे सकता है, उसके मंत्र बहुत आवश्यक हैं। और अनुलोम विलोम प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम मेरे गुरुजी आज भी जब हम कई बार अनुलोम विलोम की बात करते हैं तो वो कुछ एक नया टेक्निक बता देते हैं अनुलोम विलोम में। मैं अगर गिनती में जाऊंगा तो पता नहीं कितने ही होंगे। किसी दिन पता चला अनुलोम विलोम की ही 108 की माला बन गई। तो गुरुजी जब भी खुश होते हैं तो कुछ नया ऐसा सिखा देते हैं। कई बार हम खुद अनुसंधान करते हैं, जैसे मैं प्रणव साधना, हम बात कर रहे थे, ओम पे मैं अध्ययन बहुत करता हूं, तो कई बार अध्ययन करते करते कोई नई चीज निकल आती है, ये जादू है। तो फोमो, फिक्स 1 मेथड फॉर 1000 डेज, और शिव तत्व को जाने, योग में उतरे। एक कॉमन इशू जो आज की डेट में मैं देखती हूँ, आई एम स्पेशल सिंड्रोम, ये सभी को है, मैं यूनिक हूँ, मेरी ये बाउंड्रीज हैं, या फिर आई एम अ रिबेल। ये जो है ये आजकल बहुत ही बड़ा एक, मुझे लगता है, एक प्रॉब्लम है। रिबेल होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई वॉज ऑल्सो रिबेल ग्रोइंग अप, उस वजह से मैंने बहुत सारी अपने लिए प्रॉब्लम्स कॉज की, दैट्स अ डिफरेंट इशू। और वो प्रॉब्लम भी आपका एक तरह से एक्सपीरियंस है जो आप कलेक्ट कर रहे हो, जिससे आप बाद में जाके एक विजडम में कंसोलिडेट करोगे, राइट? तो वो भी जरूरी है। बट व्हाट आई ट्राइड टू आस्क हियर इज कि जब हम बाउंड्रीज की कॉन्वर्जेशन करते हैं, हेल्प मी अंडरस्टैंड द रिबेलिज्म दैट इज कमिंग इन सो मच टुडे, और इस रेबलिज्म को कहाँ पे बाउंड्रीज की जरूरत है, या आई एम रिबेल कहना में हम रिबेल के एसेंस को क्या समझ रहे हैं? हाउ डज द कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंड्री अप्लाई हियर? रेबल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक ट्रायंगल कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, और द एपेक्सेस ऑफ द ट्रायंगल आर व्हाट? पेरेंटिंग इश्यूज, आइडेंटिटी इशू एंड द नैरेटिव इशू। ये 3 चीजें हैं जहां से ये रेबल ये सब बाहर निकल रहा है। ठीक है, इसके कुछ और भी हैं, सोशल इन्फ्लुएंसेस भी हैं। जैसे मेरे एक चैनल पे मैंने फ्रीडम वर्सेस नॉन एडियरेंस पे बात की है, या मेरे जो त्रिशक्ति चैनल है उसमें मैं स्वच्छंदता की मैंने बहुत ज़्यादा बात की है, कि कहाँ हम स्वतंत्रता की जगह आज स्वच्छंदता की तरफ चले गए हैं, कहाँ हम स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल की जगह स्वच्छंदता की तरफ, नॉन एडियरेंस पे चले गए हैं। ठीक है, बट मैं अभी सोसाइटल इन्फ्लुएंस पे नहीं जाऊंगा, मैं 3 चीजों पे रहूंगा। सबसे पहली चीज, अगर एक बच्चा एडल्ट्स को ट्रस्ट नहीं कर सकता, राइट, इफ ए चाइल्ड कैन नॉट ट्रस्ट एडल्ट्स अराउंड देम, वो क्या करेगा? इट विल फेंड फॉर इटसेल्फ, इट इज गोइंग टू रेबल विद द सिस्टम, राइट? और ये शुरुआत होती है पेरेंटिंग से ही। Psychologists have spoken about this. So, like, if you pick up Erik Erikson's psychosocial stages of development, or if you look at शास्त्रास, या हमारे अपने शास्त्र में जब हम गर्भ संस्कार से ही एक बच्चे का ध्यान रखना क्यों आरंभ करते थे? क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर वो ऊर्जा बैठे कि मेरे आसपास जो बड़े हैं वो मेरा संरक्षण कर सकते हैं। संरक्षण इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटेक्शन, मार्गदर्शन कर सकते हैं, मुझे वो दिशा दिखा सकते हैं, वो समझा सकते हैं, वो बता सकते हैं,
जो करना चाहिए. However, if you look at the last at least 100, 150, 200 years, there have been significant deficits in parenting. If I start going back even further, maybe there will be even more challenges. But parenting deficit is creating a lot of problems because of which children are becoming rebels in multiple ways. जैसे छोटी सी चीज, आपने बच्चे को दबाया, बहुत ज्यादा दबाया, तो कहीं ना कहीं जाके वो उमड़ेगा, प्रेशर कुकर सिंड्रोम होगा उसके पास. आपने बच्चे को पूरा ही खुला छोड़ दिया, और आजकल ये बहुत ही ट्रेंड चल पड़ा है, बच्चे को हर चीज की एक्सपेरिमेंट करने दो. अब वापस बाउंड्रीज नहीं है, तो वो क्या करेगा, एक अलग तरीके से वो रेबल करेगा. क्योंकि जैसे ही किसी भी प्रकार का अनुशासन एक अनियंत्रित बच्चे को करना पड़ेगा, तो वो क्या करेगा, वो रेबल करेगा उसके अगेंस्ट. ठीक है, आपने पूरी खुली छूट दे रखी है उसको घर में. जैसे ही टीचर्स ने बोला इस सिस्टम से चलो, टीचर के अगेंस्ट रेबल. मैनेजर ने बोला ऐसे काम करो, उसके अगेंस्ट रेबल. राइट. सो ये सारी चीजें. सो दबाना भी मुश्किल, दबाने से भी गलत हो सकता है, और बहुत ज्यादा स्वतंत्रता देने से भी वो दिक्कत आ सकती है. ठीक है, आपने बच्चे को कॉन्स्टेंटली नेगेटिव स्ट्रोक्स दिए, आपने पॉजिटिव स्ट्रोक्स दिए ही नहीं उसको. हर चीज में खामी निकाली, गलती निकाली, क्रिटिसाइज किया. हाँ, जजमेंट्स. तो ये क्रिटिसिज्म, जजमेंट, नेगेटिव टॉक, नेगेटिव सेल्फ टॉक, ये कहां से पैदा होता है? ये सब वहां पेरेंटिंग डेफिसिट से आता है. तो ये रेबेल बनने की जो प्रक्रिया है, कहीं ना कहीं घर से ही स्टार्ट होती है. उसके अलावा आपने बच्चे के साथ कुछ नहीं किया, आप स्पाउस एक दूसरे को बुरी तरीके से ट्रीट कर रहे हैं. माँ बाप अपने माँ बाप को, यानी कि ग्रैंड पेरेंट्स के साथ गलत बिहेवियर कर रहे हैं. आप अपने रिलेटिव्स के साथ गलत बिहेवियर कर रहे हैं, और खिंचातानी हर परिवार में होती है. ये सब देख करके बच्चा बढ़ रहा है, और बच्चा क्या सीखता है यहाँ पे? आई कांट ट्रस्ट एडल्ट्स. दिस वर्ल्ड इज अनसेफ. सो द चाइल्ड इज गोइंग टू रेबेल एट सम पॉइंट इन टाइम, एंड the boundaries that need to happen here are boundaries coming from healthy parenting, healthy guidance, and that is where character development, या जिसको हम चरित्र निर्माण कहते हैं, पेरेंट्स को बहुत ध्यान से बच्चे का चरित्र निर्माण करना होता है. I feel a lot of people are not ready to be parents in a way that they are not equipped with these character building principles or the wisdom. कहीं ना कहीं ये fizzle out हो गई है, जो कि हम बहुत एविडेंटली ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, यू नो, इन द सोसाइटी. जैसा आपने कहा, जो पेरेंट्स बहुत फ्रीडम दे रहे हैं, क्योंकि शायद वो ऐसी पेरेंटिंग उन्होंने एक्सपीरियंस किया जहाँ पे बहुत बांधा गया था, तो उनको लगा मेरी लाइफ में जो दिक्कतें हैं वो सारी बंधने की वजह से हुई थी, तो माई चाइल्ड शुड नॉट हैव दोज इश्यूज, तो फ्रीडम छोड़ दो. कई पेरेंट्स को जो बहुत ज़्यादा फ्रीडम लगा, उनको दिखा कि मैंने बहुत सारे इश्यूज मेरी लाइफ में फ्रीडम की वजह से आ गए, एक्सेस की वजह से आ गए, पैसे की वजह से आ गए, उल्टा कर दिया, थोड़ा उल्टा कर दो, बिल्कुल, है ना. लेकिन कुछ भी सही फिट नहीं बैठ रहा है, क्योंकि किसी भी फैक्ट्री से प्रोड्यूस हो रहा है. द आउटकम इज रिबेल. There's a phrase used by a very senior Tata Group HR person. He used to say, "Deserve before you desire." बहुत सुंदर चीज है, मैं उसको यहाँ लेके आऊंगा. कितनी बड़ी चीज है, वो बहुत बड़ी चीज है कि हमारे को अपने जीवन में हर चीज पहले पात्रता लानी है, उसके बाद हमें वो चीज करनी है. तो चाहे आप नौकरी में घुसें या आप एक माँ बाप बनने जाएं, क्या आप में वो पात्रता है कि आप एक अच्छे माँ बाप बन सकें? उससे पहले तो आपको बच्चा करना ही नहीं चाहिए. बहुत सारे लोग पसंद नहीं करेंगे जो हम ये कह रहे हैं, बट पॉइंट यहां पे आता है, और जो आपने बात कही, फर्स्ट पीपल हैव टू अंडरस्टैंड दैट पेरेंटिंग इज अबाउट रीपेरेंटिंग सेल्फ फर्स्ट, जो मॉडर्न साइकोलॉजी भी कहती है पेरेंटिंग द इनर चाइल्ड. और कहीं ना कहीं आपको ये समझना है कि आपकी अपनी अधूरी जीवन को जीने के लिए नहीं है आपका बच्चा. आपकी दबी हुई भावनाएं, आपकी इच्छाएं, अभिलाषाएं, आपकी गलती सुधारने के लिए नहीं है आपका बच्चा. किसी भी बच्चे का ऑपरेटिंग मैनुअल नहीं आता, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं उसकी डेस्टिनी में. कितने बच्चे हैं अच्छे खासी डेस्टिनी लेके आते हैं, कभी वो अपना पोटेंशियल अचीव ही नहीं कर पाते, क्योंकि उनको वो मोल्डिंग मिली ही नहीं. और यहां पर पेरेंट्स की पात्रता की बात आती है, तो आप बिल्कुल सही हैं. तो वो पात्रता लाने के लिए आपको पढ़ना, लिखना, अध्ययन करना पड़ेगा. ये नहीं है कि अब जैसे क्या होता है ना, हमारे देश में एक ये हॉबी सी है क्या, अच्छी पढ़ाई करो. क्यों? ताकि अच्छी नौकरी मिले. अच्छी नौकरी क्यों मिलनी चाहिए? ताकि अच्छा लाइफ पार्टनर मिले. अच्छा लाइफ पार्टनर क्यों मिलना चाहिए? ताकि तुम साथ मिलकर एक बढ़िया अच्छा घर बना पाओ. अच्छा घर बनाने के बाद क्या करेंगे? बढ़िया एक बच्चा बनाओ. तो ये ना एक वो हॉबी की तरह चलता है हमारे देश में. पढ़ लो, नौकरी कर लो, शादी कर लो,
बच्चा पैदा कट कर। कॉपी पेस्ट टेम्पलेट ऑफ अ फैमिली। ऐसे नहीं है। क्या आपकी पात्रता है यहाँ पर? जैसे मेरे ज्योतिष गुरु जी के साथ कई बार हमने बात की है, वो कहते हैं पहले तो ये समझ लो कि शादी भी बनी है कि नहीं तुम्हारे लिए, विवाह है कि नहीं तुम्हारे लिए। मैं स्माइल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमने रिसेंटली एक रिलेशनशिप कोच के साथ एक रील बनाई थी कि कौन से लोगों को हमेशा सिंगल रहना चाहिए या शादी नहीं करनी चाहिए। तो उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली 3 क्राइटेरियाज बताए हैं। तो ये सारी कॉन्वर्जेशंस में देखती हूँ कैसे एकदम कनेक्ट हो जाती हैं। आप लाइफ को किसी भी पहलू से पकड़ें, जैसा कि आपने भी कहा कि किसी भी एक पॉइंट से काम करना तो शुरू कीजिए और बाकी सारे एंगल्स में फिट हो जाएगा, अपने आप हो जाएंगी आपको वो। चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मैं अगर हेल्थ पे काम हाँ। कर रहा हूँ तो मेरे रिश्ते कैसे बेटर हो जाएंगे, मेरी नौकरी कैसे बेटर हो जाएगी, मेरा रिलेशनशिप कैसे बेटर हो जाएगा। वो अपने आप होगा, पहले आप एक चीज पे तो करो। बिल्कुल, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं और मैं यहाँ पे अपना उदाहरण दूंगा ताकि लोगों को समझ में आए क्या चीज़ है। मैं मैराथन्स भागना मुझे अच्छा लगता है। मैं पिछले कुछ सालों से कोशिश कर रहा हूँ कि वापस मैं रनिंग करूँ और अच्छे से करूँ। तो 3-4 साल पहले क्या हुआ कि मैं जब वो रूटीन में आ रहा था, सुबह जल्दी उठता था क्योंकि काम भी करना होता है दिन में, तो मैं सुबह उठ रहा था, कोई 2:30-3 बजे उठता, तैयार होता, फटाफट अपना रनिंग के लिए जाता क्योंकि 4-4:30 बजे अपना रन शुरू करना है। ये मेरी बेटी में मैंने एक बदलाव देखना शुरू किया। धीरे धीरे वो जल्दी उठने लगी। फिर एक दिन अचानक वो मेरे से और मेरी वाइफ से कहती कि मेरा स्कूल बदल दो। हमने कहा क्यों? आपका इतना अच्छा स्कूल है, बहुत अच्छे स्कूल में जाती थी। कहती नहीं, अब मुझे रिगर चाहिए। मैं यहां पे अपने लाइफ में रिगर ला रहा हूं रनिंग के लिए और मैं उससे बात कर रहा हूं। उसने मुझसे पूछा भी था एक दिन कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। सेड इट हैज टू बी विद रिगर, विद डिसिप्लिन, है ना, जैसे मेरे कोच कहते हैं लगे रहो, हैशटैग लगे रहो, उनका मंत्र है। तो मैंने वो बताया उसको, बच्ची को, एंड उसके कुछ टाइम बाद ये, उस टाइम मुझे समझ में नहीं आया कि क्या। फिर मैं एक दिन बैठा सोचने समझने, मेरे को तब समझ में आया कि मैं वहां बदल रहा हूं और यहां मेरा बच्चा उसको देख करके अपने जीवन की रूपरेखा लिख रहा है। तो आपने जो बात कही ना कि पेरेंटिंग इज अबाउट रीपेरेंटिंग सेल्फ फर्स्ट, और जो साइकोलॉजी कहता है, ये बिल्कुल सही बात है। हम जब अपने आप को करते हैं, और कई बार हमारे को वो पात्रता अपने अंदर लाने की जरूरत है, हमें अपनी कमियां कम करने की जरूरत है, वैसे ही हमारे बच्चे के अंदर वो अच्छे गुण आने शुरू हो जाएंगे। बिकॉज चिल्ड्रन डोंट लर्न बाय यू टीचिंग देम, चिल्ड्रन लर्न बाय ऑब्जर्वेशन। चाहे आप माता हैं या पिता हैं, आप ये समझिए कि आप और आपके जो स्पाउस हैं, अगर आप एक समान, एक रूप, एकाग्र नहीं हैं तो ये काम नहीं करेगा। तो ये एक पेरेंट के करने से नहीं होगा। इफ यू आर लिविंग इन अ हाउस होल्ड वेयर बोथ द पेरेंट्स आर देयर, आई एम टॉकिंग अबाउट द पेरेंट्स हु आर टुगेदर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिंगल पेरेंट्स। सिंगल पेरेंट कर ले बहुत है, लेकिन जब 2 पेरेंट हैं, दोनों को जुड़ना पड़ेगा। पेरेंटिंग इज अबाउट कंसिस्टेंट मैसेजिंग। It cannot be that one parent gives one message and the other parent gives another message. और बहुत सारे घरों में ये होता है कि एक महा कंट्रोलर है और दूसरा महा लिबरल है। वो कहते हैं ना गुड कॉप बैड कॉप पेरेंटिंग। बिल्कुल नहीं, ये होना ही नहीं है। आपको बच्चे के साथ बैड कॉप बनने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। आपका अपना चरित्र, आपका अपना ज्ञान, आपकी अपनी पात्रता इतनी होनी चाहिए कि वो बच्चा आपको देख के कहे मुझे ये और इससे बेहतर बनना है और मैं बन सकूंगा। यू हैव टू बी योर चाइल्ड्स आइडल। आजकल बच्चे किसी इसको उसको पता नहीं किस किस को आइडल बना करके चल रहे हैं। उनके जीवन के बारे में बच्चे को कुछ नहीं पता, वो कहीं मीडिया से देख लिया उन्होंने। आप बनिए अपने बच्चे का आइडल, आप बनिए, क्योंकि माँ बाप हैं बच्चे के पहला गुरु। आपने शुरुआत में मुझसे पूछा था गुरु कैसे मिलेगा, है ना, तो पहला गुरु तो माँ बाप है। बनिए माता पिता गुरु देवता, है ना, वो चीज है। यहाँ पे हम रिबेलियन को एड्रेस कर रहे थे कि आजकल जो एक कॉमन प्रॉब्लम है दैट इज रिबेलियन। और ये रिबेल सिर्फ 14, 15, 16 साल के किशोरावस्था एडोलेसेंस के बच्चों की बात नहीं है। ये रिबेलियन हमारे अंदर व्हेन वी आर 60 तब भी है। रिबेलियन का मतलब क्या है कि एक रिजिडनेस हमारे अंदर, हाँ, अगेंस्ट द फ्लो जाने की एक टेंडेंसी हमारे अंदर, किसी भी व्यवस्था को नहीं मानना, अनुशासन को नहीं मानना। अच्छा, व्यवस्थाओं से हम फिर भी, जब आप 60 के हो जाते हैं, व्यवस्थाओं से आप कट भी सकते हैं। आप अपने काम की, कर्म की जो व्यवस्था है, अपनी रोजी रोटी कमाने की, वहाँ से कट सकते हैं, आप फैमिली से कट सकते हैं। इनफैक्ट हमारे सनातन में तो है भी कि आप उस टाइम पे सब कुछ छोड़ के अपना और कुछ परंपराएं बदलनी भी चाहिए हमें समय के हिसाब से, राइट, वो आप कट सकते हैं। लेकिन
what you cannot cut off from is your own self. और जो आपका स्वयं तत्व है, हाँ, वो स्वयं तत्व में अंदरूनी तौर पर क्या बदलाव की जरूरत है, क्योंकि वो आपको 60 पे भी चाहिए होंगे, 70 पे भी चाहिए होंगे, 80 पे भी चाहिए होंगे. बहुत सुंदर जोड़ा आपने ये चीज. और यहीं पे वो ट्रायंगल का सेकंड पिलर जो हमने कहा, आइडेंटिटी, सेल्फ आइडेंटिटी. बिल्कुल. और आइडेंटिटी को वापस समझना बहुत सिंपल करते हैं हम इस चीज को. एक तो सबसे पहले हाँ, आप मुझे बताओ कि सेल्फ आइडेंटिटी कहाँ से कंस्ट्रक्ट होती है. क्या हमको पता भी है कि अपनी आइडेंटिटी को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है? क्योंकि आजकल हम बहुत ज्यादा चेस्ट बीटिंग करते हैं, छाती ठोक कर, सीना ठोक कर कहते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मुझे ऐसा ही चलेगा, मुझे ये चाहिए तो यही चलेगा, चाहे वो अपने पैशंस को लेकर हो, चाहे रिश्तों को लेकर हो, चाहे सेहत को, खान पान की चॉइसेस, चाहे किसी भी लाइफ के एरिया में हो. हम बहुत ज़्यादा एडमेंट है हाँ. कि मेरी आइडेंटिटी के हिसाब से या मेरी लाइकिंग के हिसाब से ये सही है. लेकिन मेरी आइडेंटिटी बनती कैसे है? हाउ डू वी क्रिएट सेल्फ आइडेंटिटी? बहुत ही सिंपल है. इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं. या तो आपकी आइडेंटिटी किसी प्रॉपर एंकर से बंधी है, या वो एंकरलेस है. आपको अगर बताया गया कि ये जीवन दर्शन है, जीवन ये होता है, ईश्वर ये है, जीवन मृत्यु ये है, ये प्राण है, ये इस प्रकार के विचार आपके होने चाहिए, इस तरीके से आपको काम करना चाहिए, अगर आपने ये किया तो इससे आपको ये फायदा होगा, ये नुकसान होगा, ये सभी चीजें आइडेंटिटी के अंदर आ जाती हैं आपकी. सो द वर्ड्स आर व्हाट? वैल्यू सिस्टम्स. द वर्ड्स आर नॉलेज अबाउट लाइफ. द वर्ड्स आर हाउ डज दिस वर्ल्ड ऑपरेट. एंड अल्टीमेटली हम इसको दो शब्दों में ढाल सकते हैं कि क्या मुझे ये पता है केंद्र बिंदु सक्सेस क्या है, किसी भी चीज पर विजय पाना या कुछ अचीव करना, वो क्या है सक्सेस. और दूसरी चीज लाइकेबिलिटी, कि दूसरे मुझे एक्सेप्ट करें, वो किस चीजों से होता है. क्योंकि सक्सेस क्या है? आपको सक्सेस हर चीज में है. आपको अपने जीवन जीने में भी सक्सेस है, आपको अपने काम करने में भी सक्सेस चाहिए. और लाइकेबिलिटी क्या है? दूसरे आपको एक्सेप्ट करें, आपसे मिले. तो ये आइडेंटिटी या तो अनएंकर्ड है कि आपने कुछ भी स्टोरी बोली और उससे एंकर हो गई, या फिर आपने उसको एंकर किया प्रॉपर इन दो फैक्टर्स पे कि व्हाट इज रियली सक्सेस एंड व्हाट इज रियली लाइकेबिलिटी. अब यहां पे मैं एक चीज बताऊंगा कि क्या होता है ना कि हम लोगों के फैमिलीज में बहुत सारे नैरेटिव्स चलते हैं. जैसे लड़के तो ऐसे ही होते हैं, लड़कियां तो ऐसी होती हैं, आजकल के जमाने में ऐसा होना चाहिए, आजकल के जमाने में वैसा होना चाहिए. So there is a lot of narratives that go around which don't really have a scientific basis. So much of the identity that gets formulated for many people is based on folklores. I'm only going to say use that term folklores. तो कुछ भी वो grandmother psychology चल रही है आपकी फैमिली में, आपके क्षेत्र में, और ये क्षेत्र में भी फर्क होगा, है ना. जैसे आप कहीं पहाड़ों में जन्मे हो तो वहाँ की एक अलग रीति रिवाज है, अलग तरीके से सोसाइटी चलती है. आप शहर में पैदा हुए तो अलग रीति. बहुत साइंटिफिक टेम्परामेंट की फैमिली में पैदा हुए तो आपके एक सर्टेन बेंट ऑफ माइंड होगा, बहुत ज्यादा पेरेंट्स सिविल सर्वेंट्स थे. एग्जैक्टली. तो वो तो ठीक है. तो वो फोकलोर से आपका कहीं ना कहीं आपकी आइडेंटिटी बनती है. बट ये अनसाइंटिफिक है जो मैं आपको कह रहा हूँ. जो साइंटिफिक तरीके से एक आइडेंटिटी फॉर्मेशन होनी चाहिए वो तभी होगी जब हम दो चीजों को लेकर के चलें कि इंसान सक्सेसफुल कैसे बनता है और इंसान लाइकेबल कैसे बनता है. और ये वापस जुड़ती है पहले पिलर में, पेरेंटिंग में, कि पेरेंट्स को ये समझने की जरूरत है कि मैं अपने बच्चे को सक्सेसफुल कैसे बना सकता हूँ और लाइकेबल कैसे बना सकता हूँ. Why do even those people have identity crisis? अगर मेरी आइडेंटिटी बहुत स्ट्रांगली मेरी सक्सेस में एम्बेड है कि मैं कितना सक्सेसफुल हूँ, मैं वहाँ से बहुत ज़्यादा अपनी आइडेंटिटी ड्रॉ करता हूँ कि मेरी जो भी सोशल स्टेटस है मुझे बहुत वहाँ से खुशी मिलती है और मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ. तो फिर मुझे आइडेंटिटी क्राइसिस क्यों हो रहा है? एग्जैक्टली. और अगर मैं लाइकेबिलिटी पे काम कर रहा हूँ फिर मुझे आइडेंटिटी क्राइसिस क्यों हो रहा है? और अगर मुझे इन दोनों को समझने के बाद भी हो रहा है तो मैं समझूं क्यों? एग्जैक्टली. और जो चीज हम कोचिंग में करते हैं, क्या करते हैं, जब भी हमारे सामने कोच बैठा होता है, हम बाहर की रूपरेखा को नहीं देखते, हम फंडामेंटल्स पे जाते हैं, है ना. हम यही चेक करते हैं ना कि इसके फंडामेंटल्स ठीक है कि नहीं है. और कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम वही मिलती है कि फंडामेंटल्स गड़बड़ थे. तो आंसर बड़ा सिंपल है, अगर फंडामेंटल्स ठीक होंगे आइडेंटिटी के तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली. क्या है ठीक फंडामेंटल्स आइडेंटिटी के? हेल्प टू डिजाइन दैट. एक बड़ा लंबा कॉन्वर्सेशन है.
अलग ही एक विषय है जो चले इसके लिए जाएंगे हम मतलब उसके पैसे अंदर। देके काउंसलिंग लेनी पड़ेगी, नहीं, कोचिंग लेनी नहीं, मैं ये पड़ेगी। कहूंगा कि आप फ्री में नहीं बता के जाओगे यहाँ पॉडकास्ट पर। नहीं, ऐसा नहीं है। बट जैसे हमने बात की थी जब इमोशनल इंटेलिजेंस की हम बात No, कर no, on a रहे थे lighter note, I'm कि saying all this. बिल्कुल, तो डैनियल गोल्डमैन जैसे लोग, एरिक बर्न जैसे लोग, थॉमस हैरिस जैसे लोग, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे स्पिरिचुअल थिंकर्स हैं, बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट्स हैं जिन्होंने इस पे काम किया। जैसे एक नाम मेरे अभी दिमाग में आ रहा है, कार्ल एल्ब्रेस्ट, उन्होंने सोशल इंटेलिजेंस पे लिखा है, जैसे डैनियल गोल्डमैन ने इमोशनल इंटेलिजेंस पे लिखा है। और हम इंडिया में बात करते हैं सिविलिटी की। सिविलिटी ही नहीं है बहुत सारे लोगों में कि समाज के साथ, आसपास के लोगों के साथ कैसे रहना है। तो बहुत काफी लंबी लिस्ट है फंडामेंटल्स की, लेकिन चूंकि हमें टेक अवे देना है, ठीक है, सक्सेस में मैं एक फंडामेंटल पकड़ूंगा, और सक्सेस के फंडामेंटल में एक चीज बहुत ही जरूरी है, जो है मास्टरी। क्या मैं अपने विषय का मास्टर हूं कि नहीं, मेरा प्रभुत्व है, मेरी पकड़ है कि नहीं, क्या मैं एकाग्रता के साथ अपने सब्जेक्ट में इतना घुसा हूं कि मैं एक रूप हो गया हूं उसके साथ। द सब्जेक्ट टॉक्स टू मी। बहुत सारे लोग बहुत कुछ चूज करते हैं, लेकिन क्या वो विषय आपको अब चूज कर पाया है? आपने क्या उसके साथ इतना टाइम स्पेंड किया? तो सक्सेस का एक फंडामेंटल है मास्टरी। आप इंजीनियर हैं तो क्या आप ऐसे इंजीनियर हैं कि आपने अपने मेथड्स क्रिएट किए हैं? आप अपनी पेटेंट फाइल कर सकते हो, आप अपनी कॉपीराइट फाइल कर सकते हो। आप ऐसे डॉक्टर हो कि नहीं कि आपने चीजों को इंटीग्रेट किया है। मैं ऐसे ऐसे प्रोफेशनल्स को जानता हूं जिनसे आप 10 बार पूछ लो, वो आपको स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाएंगे। और ऐसे प्रोफेशनल्स भी जानता हूं उसी सेम फील्ड में, जो आपको कहेंगे बस इतना ही करो, बात खत्म हो जाएगी। मैं हाल ही में एक आयुर्वेदाचार्य के साथ मिला, मुझे डेंगू फीवर हुआ, उन्होंने मुझे बताया क्या करना है, और उन्होंने कहा चौथे दिन फीवर उतर जाएगा। चौथे दिन फीवर उतर गया। और मैंने उनको फिजिकली मिला भी नहीं था, मैंने उनसे टेलीकंसल्टेशन किया। हाँ, पहले मैं उनसे मिल चुका हूं, मेरा नाड़ी परीक्षण वगैरह सब कुछ कर चुके हैं। तो वापस आते हैं मास्टरी पे। क्या विषय को हमने इतना विशेष बनाया अपने जीवन में कि मेरी आइडेंटिटी के साथ वो जुड़ गई चीज, वो जुड़ ही जाएगी। जुड़ आप ही ये कह जाएगी, रहे हो कि है जब ना? उसमें इतनी मास्टरी प्रोड्यूस करेंगे तो जुड़ ही जाएगी अपने आप। जैसे हम जो उदाहरण देते हैं कि आप 100 घंटे किसी चीज में लगाएं तो आप आप उस विषय के बेसिक्स को समझ जाते हैं। आप 1000 घंटे समझ जाएं तो आपका मन अपने आप काम करने लगता है, आपकी बुद्धि अपने आप काम करने लगती है। आप अगर 10,000 घंटे बिता दें किसी चीज के साथ तो आपका प्रभुत्व बन जाता है उस चीज में, है ना? मास्टरी आ जाती है। तो ये चीज है। और दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि अगर आप उस विषय को पचा नहीं पाए हैं तो वो विष ही बनेगा, वो विषय विष ही बनेगा, आपसे गलत काम करवाएगा। आप ढूंढेंगे कि कैसे करूं, और वहीं आपकी दिक्कतें होंगी। मास्टरी नहीं होना इज अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। बेसिकली हमने यहाँ पे 3-4 फ्रेमवर्क भी दे दिए हैं। एंड स्पीकिंग ऑफ द फ्रेमवर्क्स, अभी हम एक फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं रिबेलियन को अंडरस्टैंड करने के लिए, पेरेंटिंग, सेल्फ आइडेंटिटी, एंड तीसरा अभी इस ट्रायंगल का ट्रायड रह गया है, नैरेटिव्स। और ये नैरेटिव्स में यहाँ पे ये आता है कि हमारे समाज में किस चीज का चलन इस वक्त है, इसको समझना बहुत जरूरी। जैसे अभी इस वक्त जैसे हम यहाँ पे बैठ करके बात कर रहे हैं, तो आपने कुछ 150 पॉडकास्ट्स किए हैं, और ये 150 लोग जो आपने चुने वो कहीं ना कहीं बहुत ही नामी गिरामी अपने क्षेत्र में काम किए हुए लोग हैं, है ना? अब कोई एक व्यक्ति आता है आपके चैनल को ऐसे फटाफट देखता है, कहता है अरे यार ये क्या है, पता नहीं, आके बैठ जाते हैं स्टेज पे, पता नहीं कोई तो भी है, कुछ भी या है। सब्सक्राइबर्स तो इतने हुए नहीं, हुए इतने नहीं हो जाने हैं। चाहिए थे। ठीक है, अच्छा। और कहीं पे एक दूसरा चैनल है जहाँ पे अभद्र भाषा, कुछ अभद्र चीज़ें वो प्रेजेंट की हुई हैं, और उनके आज के तारीख में सब्सक्राइबर आपसे 10 गुना हैं। उन्होंने जाकर के वहाँ पे वो चीज़ें देखना शुरू किया। जैसे मैं आजकल एक चलन चला हुआ है, लोग अभद्र भाषा, गालियों को इमोशन की तरह प्रेजेंट करने लगे। क्यों? क्या जस्टिफिकेशन है ये? क्यों गाली देना? अगर लोगों को यह पता हो कि हर बार जब आप अपनी मुंह खोल करके कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, आप अपने बुद्ध को कमजोर कर रहे हैं। और मैं एक बहुत छोटी सी चीज ला रहा हूं ज्योतिष से, आप अपने बुद्ध को कमजोर कर रहे हैं। और सिर्फ बुद्ध को नहीं, और मैं कॉम्प्लिकेशन में घुसूंगा नहीं, और भी 2-3 चीजें हैं। शनि पे प्रभाव है, क्या होगा?
आपके जीवन की ऊर्जा खत्म हो जाएगी। चलिए एक और चीज, लड़कों का बहुत होता है फादर के साथ रेबेलियन करना, है ना। और ये नैरेटिव्स कहीं से आते हैं, किसी ने बोला अरे मेरा बाप ये करता है, मेरा बाप वो करता है, फिर यहां से कुछ वहां से कुछ, ये नैरेटिव्स हैं जो पिकअप करते हैं कि हमारे समाज में ये चल रहा है, बाप दुश्मन है ना। ये भी एक नैरेटिव स्टोरी है। बिल्कुल। और आपने जैसे ही ये किया, आपने अपनी कुंडली के सूर्य को खराब करना शुरू कर दिया, कर देंगे, खत्म कर देंगे। आपकी कुंडली कितनी ही प्रभावशाली क्यों ना हो, अगर उसमें सूर्य की शक्ति नहीं है, वो खुलेगी ही नहीं आपकी कुंडली। सूर्य मतलब पिता, जो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से पिता का स्थान है। फॉर बॉयज and for unmarried girls it is the pita, for girls later on it can also be the husband. For both boys and girls the surya's position can also be the ishta devata, the guru, the teacher, the mentor, that tattva. So वो बहुत अलग व्याख्या है। बट साईं जी, मैं वहाँ से फिर से वापस से सेंट्रल थीम पे वापस आऊंगी, क्योंकि अगर किसी को एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है या नहीं है, या वो बिलीवर है या नहीं है, बट बेसिक थिंग इज हम नैरेटिव्स की बात कर रहे हैं। एंड व्हेन योर नैरेटिव इज दैट योर फादर इज योर एनिमी, एनी विच वे यू आर बिकमिंग अ पर्सन जो आइसोलेट कर रहा है खुद को, द आइडिया ऑफ पेरेंट जो हम रिबेलियन कॉज कर रहा है। सेल्फ आइडेंटिटी क्राइसिस हो रहे हैं, क्योंकि जहां से आपको आइडेंटिटी ड्रॉ करनी थी वो ही हिल गया है। हाँ, क्योंकि आपके सामने साक्षात जो इंसान है उससे आप अच्छी चीजें नहीं, चलो मान लिया कि वो नहीं सिखा सकते अच्छी चीजें। बहुत अच्छी कहानी याद आई मुझे। एक अभी मैं कहीं जा रहा था एक क्लाइंट के काम के लिए, तो गाड़ी में 2 बच्चे और थे, बच्चे नहीं कहूँगा, अच्छे एडल्ट्स हैं। तो उनमें से एक ने मुझसे कुछ बात करनी शुरू करी, सर आप ऐसे करते हो, ऐसे करते हो, ये आपने सीखा है। मैंने कहा आप कुछ किसी चीज़ से जूझ रहे हो, आप मुझे बताइए क्या बात है। उन्होंने कहा मुझे अपने फादर को लेके बहुत शर्म आती है। मैंने कहा क्या हुआ? तो बड़े झिझकते वो कहे कि वो चोरी करते हैं, नहीं वो चोर हैं, सॉरी उनका पहला टर्म। मैंने उसको पूछा कि वो चोर हैं कि वो चोरी करते हैं, तो चुप हुआ वो 2 मिनट। सर फर्क क्या है? मैंने कहा अगर आप कहेंगे कि वो चोर है तो इसका मतलब वो व्यक्ति सिर्फ चोर है, वो आदमी नहीं, वो इंसान नहीं, वो आत्मा नहीं, वो एक बाप नहीं, वो बेटा नहीं किसी का, वो किसी का पति नहीं, वो केवल चोर है। और अगर आप कहते हैं कि वो चोरी करता है तो उसके स्वभाव में ये एक गुण है कि वो किसी प्रकार की चोरी करता है। फिर बाद में मैंने समझा वो किस चीज की चोरी करता है और वो उसको क्लियर हुआ। उस आधे घंटे में उस व्यक्ति को यह समझ में आया कि उसने अपने पिता के अस्तित्व को ही खत्म कर दिया था। उसके 6 महीने बाद मैं मिला उससे। मैंने पूछा बात हुई? हाँ। क्या हुआ? पिता रोए, मैं रोए। ठीक। वो अलग रहते थे वैसे भी। अब क्या फर्क आपको दिखा? मुझे शर्म नहीं आती। मैंने कहा किस बात से? कहते मुझे किसी भी चीज से अब शर्म नहीं आती। अगर मैं गलती करता हूं, और वो इंसान बहुत गलतियां करता है, और मैं गलतियां करता हूं, मैं अपनी गलती सुधारने की कोशिश में जुट गया हूं। आप देखिए एक आइडेंटिटी कैसे शिफ्ट हो रही है। तो बेसिकली जिस भी तरह के आपके पेरेंट्स हैं, चाहे वो कुछ वैल्यू दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, वो कुछ अलाइंड बिहेवियर कर पा रहे हैं या वो मिसअलाइंड हैं, जैसे भी है, आपका वैल्यू सिस्टम ये होना चाहिए कि आप उसमें से अच्छी चीज को पकड़ें और बहुत ज्यादा ओवर क्रिटिकल और ओवर एनालाइज ना करें। दैट इज व्हाट यू आर सेइंग। एंड विद एवरी नैरेटिव इट्स द सेम थिंग। लेट्स पिक अप अनदर 2-3 क्विक नैरेटिव्स। छोटा, इतना डीप नहीं जाएंगे। जैसे एक नैरेटिव बहुत सारे लोग कहते हैं गॉड इज अ फेरी टेल। आजकल फैशन स्टेटमेंट बन गया है बहुत सारे लोगों का। अरे आप दूसरे लोगों की बात में मत जाना, आप खुद एक्सपेरिमेंट करो कि गॉड है कि नहीं है। देखो फेथ, और बहुत सारी सिंपल चीजें हैं कैसे आप फेथ ले सकते हो। और आप बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यू नो, जैसे विमेन विल से मेन आर ओनली बैड, राइट? Is it really true? Go out and find out. There will be tons and tons of good men that you'll get. Or men have this narrative that women are in a certain kind. Go and find out. Actually, there's a funny catch also here. जी. जो ऐसा सोचते हैं कि men are bad, जो लड़कियां ऐसा सोचती हैं,
लाइफ इज सो फनी दैट उनको वैसे ही दिखने लग जाते हैं, बैड वाले उनकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने लग जाते हैं। ब्यूटीफुल। एंड यू एक्चुअली स्पोकन अबाउट समथिंग जो क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम फिजिक्स में बोलते हैं एंटेंगलमेंट, राइट? क्वांटम एंटेंगलमेंट। हम जैसा बिलीफ सिस्टम कैरी करते हैं हमें वैसा ही एविडेंस मिल जाता है। हमने अगर पॉजिटिव लाइफ कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे, हमारे सद्विचार हैं, हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारे साथ सकारात्मक चीजें ही होंगी। मैं ये नहीं कहता कि कुछ नकारात्मक नहीं होगा, क्योंकि वो आपके कर्मों का फल भी आता है आपके पास। लेकिन अगर आप नकारात्मक ही सोचते हैं, अगर आपके नकारात्मक ही उद्देश्य हैं, तो वैसे ही चीजें आपके साथ होने वाली हैं। और भी हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। बहुत ही सिंपलिस्टिक तरीके से इस कॉन्वर्जेशन को हमने बहुत ही ज़्यादा टेक अवे ओरिएंटेड बनाया है कि जो भी इसको सुन रहा है ऐसा ना लगे कि बहुत मीठी मीठी और बहुत ही इंटेलेक्चुअल भारी भारी वर्ड्स, नेम ड्रॉपिंग हो गया है, ऐसा कुछ मैंने सुन लिया, सुन के आनंद आ गया, लेकिन मेरा वो आइडिया नहीं है। आइडिया कि आनंद के बियॉन्ड आप एक्शन में कैसे लेके आओगे, क्योंकि सुनने के बाद, आनंद आने के बाद वो इन्फॉर्मेशन आपके माइंड से वाइप आउट हो जाती है, आपकी लाइफ में कोई उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं होता है, क्योंकि वो उतना डीप गई नहीं है, या फिर वो उतनी सिंपल ही नहीं है कि आप उसको ये कर्मयोग की बात है जो हम कर रहे हैं। कि कर्म क्या करना है आपको हर एक एरिया में, तो हमने वो इतना सिंपल कर दिया है इस एपिसोड से कि वो आप उसको यू विल बी एबल टू च्यू इट अप एंड देन इम्प्लीमेंट इट। मतलब उसको चबा भी सकते हैं, डाइजेस्ट भी कर सकते हैं और अपनी लाइफ में अप्लाई भी कर सकते हैं। glad if that has happened as this has happened. Yes, I think it has happened through this conversation. बाकी I would leave it to the viewers, the audiences, उनको क्या लगा है, कुछ सवाल रह गए हैं तो वो भी वहाँ लिख के बताएं, ताकि हम और कुछ ऐसे conversations लेकर आ पाए उनके लिए। जी। Sai ji, this is such a holistic conversation that has happened. Now towards the end, जो एक सवाल मैं सभी से पूछती हूँ कि what is their idea of success? आप अपने experiences के साथ, अपने corporate experience, पढ़ाई के experience, then experience of doing the work that you're doing, experience of being with your gurus, how do you understand success today? What is your idea of success? Give me a very quick framework for that also. Success की परिभाषा मेरे लिए बदलती गई है और अक्सर लोगों के लिए बदलती है हर एक स्टेज पे। मैं जहां पर हूं अभी काफी सालों से, मेरे लिए सक्सेस है पीस। लेकिन आपने मुझसे पूछा एक फ्रेमवर्क, ठीक है, तो हम ये पीस वेग सा आइडिया ना लगे, मतलब क्लियर समझ आए। पीस का हिंदी मतलब है शांति। शांति का मतलब होता है कि मैं एक बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड में हूँ, मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा थॉट्स रेस नहीं कर रहे। ठीक है ये सब, बट मुझे एक फ्रेमवर्क दो कि पीस को कैसे अंडरस्टैंड करूँ, क्योंकि आज पीस 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 बोल के ना लोग सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं लाइफ में। अपने रिलेशनशिप खराब कर रहे हैं, आई वॉन्ट पीस। बिल्कुल। करियर में परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, आई वॉन्ट पीस, आई चूज। मतलब आई एम सेइंग इट इज बिकमिंग अ सिनोनिम टू योर लेजीनेस, टू एब्सोल्यूट इंटरेस्ट इन लाइफ इटसेल्फ, टू एब्सोल्यूट डिसएंगेजमेंट फ्रॉम योर ओन लाइफ। और फिर आपको वो रिजल्ट्स चाहिए जो बिल्कुल इन्वॉल्व और एंगेज करने के बाद मिलेंगे, वो आपको डिसएंगेज होकर नहीं मिलेंगे। सो गिव मी अ फ्रेमवर्क। हाँ, तो फ्रेमवर्क के अलावा मैं पहले ये कहूँगा कि जो हमें करना है जीवन में, जो भी हमारा विशेष धर्म है, वो नहीं रुक सकता। तो आप चाहे जो भी सक्सेस का डेफिनेशन क्रिएट करें, आपने अपने धर्मों का उल्लंघन किया तो आपको परेशानी ही होने वाली है। आपने कोई भी चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया, किसी चीज़ पे कम फोकस किया, आपको परेशानी ही होने वाली है। तो एक एक्सक्लूसिव क्राइटेरिया हम ये रखेंगे, आपका सक्सेस का डेफिनेशन कुछ भी हो, आपको अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारे धर्मों को, सारे विशेष धर्मों को साथ में लेके चलना है। ठीक है, उन सभी को लेते हुए अगर आपको समझना है, चलिए पीस या किसी भी चीज़ को आपको समझना है, हम जैसे सिस्टम्स थिंकिंग में कहते हैं, हर चीज़ में एक इनपुट होता है, हर चीज़ में एक प्रोसेस होता है, हर चीज़ में एक आउटपुट होता है। ठीक है, आपका सक्सेस का क्राइटेरिया जो भी हो, आपको ये देखना है कि आप इनपुट लेवल पे भी खरे उतरें, आप प्रोसेस लेवल पे भी खरे उतरें, आप आउटपुट लेवल पे भी खरे उतरें। अब हम पीस को लेते हैं। जो मैंने कहा, मेरे लिए पीस क्या है, मैं जिस भी परिस्थिति में हूं, अभी मैं आपके साथ बैठा हूं, अगर मैं आपके साथ इस पॉडकास्ट के लिए पार्टनर कर रहा हूं, मैं होल हार्टेडली यहां पे रहूं, मेरे दिमाग में पूरी तरह से शांति हो कि यही मुझे करना है, तो यहां आने से पहले मुझे अपना टाइम फ्री करके आना है। ऐसा नहीं है नहीं कि मेरे को यहां से भाग के कहीं और जाना है। अगर वो रही तो दिक्कत होने वाली है मेरे को, कि मैं आपको भी कमिट कर दूं, किसी और इंसान को भी कमिट कर दूं, तो इनपुट दोनों जगह गड़बड़ होगा। यहां पे पीस आया। प्रोसेस, मैं जिस काम को आपके साथ कर रहा हूं, आप और मैं कम से कम 2-3 बार बात कर चुके हैं कि हमें
क्या क्या करना चाहिए, क्या बात करना चाहिए, किस तरीके से प्लानिंग करना चाहिए, पूरा प्रोसेस हमने फॉलो किया। अब अगर हम ये सोचें कि आपने या मैंने एक दूसरे को कांटेक्ट किया, अच्छा चलो एक पॉडकास्ट करते हैं, चलो पॉडकास्ट करते हैं, दोनों आके बैठ गए यहाँ पे, हमने कोई रिसर्च नहीं किया, कोई बात नहीं करी, तो क्या ये कॉन्वर्जेशन पीसफुल होने वाला है? नहीं होगा। किसी न किसी लेवल पे वो आड़ा टेढ़ा होने वाला है। जो हमने आउटकम प्रोड्यूस किया, क्या वो अलाइन होने वाला है? नहीं होने वाला है। उसमें भी पीस कहाँ से आया? हमने एग्री किया कि ये फ्रेमवर्क होगा, इन चीज़ों पे हम बात करेंगे। आपने ऐसे शुरू में पॉडकास्ट के कहा कि हम इसको बिल्कुल प्रैक्टिकल रखेंगे ताकि आपके चैनल के लिए, आपके ऑडियंस के लिए भी ये चीज़ फोकस्ड हो। अब मेरे को उसके हिसाब से चलना है, तभी जाकर के पीसफुल कॉन्वर्जेशन होगा। तो मेरे लिए अगर पीस का कोई भी मतलब है, वो संदर्भ कॉन्टेक्चुअलाइजेशन के हिसाब से मैं उसमें इनपुट पे भी पीस लाऊंगा, प्रोसेस में भी पीस लाऊंगा, आउटपुट पे भी पीस लाऊंगा। ये मेरा देखने का तरीका है। पीस का मेरा मतलब ये नहीं कि मैं उन्हीं चीज़ों को करूंगा जिसमें मैं पूरी तरह से कंफर्टेबल हूं। अगर मैं डिस्कम्फर्ट को नहीं एम्ब्रेस करूंगा तो मैं ग्रोथ कहां से आएगी मेरे अंदर, है ना? तो वो चीज़ मुझे सोच के चलना है। तो मेरे जो भी विशेष धर्म है, मेरे को हर जगह हर काम करना है, लेकिन मुझे अपने सक्सेस का क्राइटेरिया उस पर अप्लाई करना है, और मेरे लिए वो सक्सेस का क्राइटेरिया पीस है। आई रियली होप कि इस कॉन्वर्जेशन को सुनने के बाद जो लोग हैं जो इसे सुन रहे हैं, वो कुछ ऐसे अपने लिए पर्सनल पॉइंटर्स लिख पाएँ, बना पाएँ, डिज़ाइन कर पाएँ, जहाँ से वो अपनी लाइफ को, अपने बीइंग को इम्प्रूव कर पाएँ, अपने बीइंग को शिफ्ट कर पाएँ टुवर्ड्स द बीइंग दैट विल टेक देम वन स्टेप क्लोजर टू देयर ड्रीम लाइफ। आशा यही है। कोशिश भी यही की है। जी। थैंक यू सो मच साईं जी फॉर कमिंग फॉर दिस कॉन्वर्जेशन। इट वाज सच अ वंडरफुल टाइम स्पेंट विद यू। Absolutely wonderful. Pleasure speaking to you. जय महाकाल, जय माँ काली। नमस्ते टू माय व्यूअर्स। आई एम श्योर आज के इस एपिसोड ने आपको खुद के ऊपर सोचने के लिए, अपने सोच विचारों के ऊपर सोचने के लिए, और आपकी ज़िंदगी चल कैसे रही है उसके बारे में सोचने के लिए, एनालाइज करने के लिए और रेखांकित लिखने के लिए कि क्या क्या मुझे फ्रेमवर्क ओपन हो रहे हैं मेरी लाइफ में, क्या क्या जगह हैं जहाँ पे मुझे अपनी एनर्जी कंजर्व करनी चाहिए, जहाँ पे मुझे अपनी एनर्जी लगानी चाहिए, मेरा इनपुट आउटपुट प्रोसेस के साथ क्या रिश्ता है, मैं अपने कमिटमेंट को लेकर कैसा सोचता हूँ। जो भी बातें हमने आज इस पॉडकास्ट में की है, आई एम श्योर वहाँ से बहुत कुछ वैल्यू आपको मिली है। अगर ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए आपने क्या सीखा। अगर आपके कुछ सवाल रह गए हैं तो वो भी ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि मैं हर एक कमेंट को पर्सनली पढ़ती हूँ और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि उस कमेंट का जवाब दिया जाए, या तो फिर आगे आने वाले पॉडकास्ट में उस कमेंट को एज अ सवाल एक्सपर्ट के सामने उठाया जाए। हमें डेटा से पता चला है कि 85% लोग जो हमारा पॉडकास्ट सुन रहे हैं वो अभी तक हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं। तो आई वुड इनकरेज यू टू प्रेस दैट सब्सक्राइब बटन, क्योंकि इट इज़ फॉर फ्री, आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन मुझे उससे काफ़ी इनकरेजमेंट मिलती है कि हम एक ऐसी कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं जहाँ ये कॉन्वर्जेशन कुछ सर्व कर पा रही हैं। क्योंकि मेरा ये पॉडकास्ट करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है, that is to help you understand yourself better and to help you design your life better. इस कॉन्वर्जेशन को आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, अपने भाई बहन, अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आई थिंक जो फ्रेमवर्क्स इस कॉन्वर्जेशन में हमने डिकोड किए हैं वो एक 13, 14, 15 साल के इंसान से लेकर एक 80 ईयर ओल्ड तक के लिए वैलिड है। सो डू शेयर इट विद इन योर नेटवर्क्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। नमस्ते।